चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोग ओवरऑल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, ये सेक्सुअल पाई जाती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, दोनों के अपने फीचर्स क्या हैं, दोनों के अपने एडवांटेज क्या हैं। इसके अलावा ये भी हम लोग पढ़ेंगे कौन बेहतर होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ना है जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि स्पेशली प्लांट के केस में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। वो भी पैटर्न एसेक्सुअली है, लेकिन उसको अलग से डील करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक यहाँ पर लाइफ स्पैन इस चैप्टर का, कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन एग्जैक्टली हम लोग बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन है ना। तो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच की जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, नॉट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग हो सकते हैं। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो ऑर्गेनिज़म की जो साइज़ है ना, अगर वो सिमिलर है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि उनकी लाइफ स्पैन भी सिमिलर होगी। ध्यान से समझिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ है अगर वो सिमिलर है तो लाइफ स्पैन भी सिमिलर हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। वो ज़रूरी नहीं है कि उनके साइज़ से कोरिलेट हों। जैसे क्रो और पैरट की साइज़ अगर आप देखिए मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो है बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। ठीक है, इसी तरह से मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका लाइफ स्पैन सिमिलर होगा, तो वेरी कर सकता है। इस अर्थ पे आया हुआ कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसकी डेथ नहीं होगी, है ना। नो इंडिविजुअल इज़ अमॉर्टल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो अमर हो, मतलब ज़िंदगी भर अमृत पी के पैदा हुआ हो और कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को डाई करना है। लेकिन कुछ स्पेशल केस है, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। जैसे अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये डेथ होने से पहले ही दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई नेचुरल डेथ नहीं हो रही है, दो डॉटर सेल बन गए, अब ये सेम प्रोसेस आगे करेंगी। तो ये जो था इन्हीं दोनों सेल के अंदर कहीं खो गया, आप कह सकते हैं। खो नहीं गया, कोई एक है। तो नेचुरल डेथ आपको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के केस में नहीं मिलने वाली, ये हमको ध्यान में रखना होगा। हाँ, जहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नेचुरल डेथ होती है, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। अब आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइफ स्पैन के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे टॉर्टोइस की दी हुई है 100 से 150 साल होती है। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई की 1 हफ्ते होती है। पैरट और क्रो की जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे 15 ईयर्स है, जबकि पैरट की जो है होती है वो 140 ईयर्स होती है। तो दोनों की साइज़ क्या है, दोनों की साइज़ अगर देखा जाए तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन कितना ज़बरदस्त यहाँ पे डिफरेंसेस मिल रहा है कि ये पैरट जो 140 साल तक ज़िंदा रह रहा है और क्रो जो है वो 15 सालों तक ज़िंदा है। तो एकदम ये ज़रूरी नहीं है कि साइज़ से रिलेटेड होगा लाइफ स्पैन। शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की, तो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन में आपको एनिमल के केस में मे फ्लाई की मिलेगी। किसकी? मे फ्लाई। तो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसकी आपको मिलेगी? मे फ्लाई की मिलेगी, जो कि 24 आवर होती है। मतलब इसे 1 डे इंसेक्ट भी कहते हैं या 24 आवर इंसेक्ट भी कहते हैं। 24 घंटे के अंदर ही ये एक से हैचिंग होगी, लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट आएगा, मेटामॉर्फोस करके एडल्ट बनेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर डाई कर जाएगा।
अब इसके बाद अगर लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की बात करें तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन में अगर प्लांट के केस में बात की जाए तो वो है रेडवुड ट्री, जिसे सिकोया भी हम लोग कहते हैं। कौन सा? रेडवुड ट्री, सिकोया। तो जो रेडवुड ट्री है उसकी लाइफ स्पैन 3000 to 4000 ईयर्स होती है। तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन कंसिडर की जाती है प्लांट्स के केस में रेडवुड ट्री की। नेक्स्ट आगे आते हैं। रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, दिस इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है यंग वंस, या जिसे हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और ये सिमिलर होते हैं पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जैसे। ये ऑफस्प्रिंग ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर जब हो जाएंगे तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जिससे इस अर्थ पे स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? बनी रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसके अलावा रिप्रोडक्शन ही लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ही लाइफ को सस्टेन करता है इस अर्थ पे। बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, दूसरी इस अर्थ पे ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अब रिप्रोडक्शन की जो टाइप है, जो वैरायटीज़ हैं, वो वेरी करेंगी। क्यों वेरी करेंगे? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं या बायोलॉजिकल वर्ल्ड अगर आप देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, और देन यूकैरियोट में भी आपको यूनिसेलुलर देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, फंगस अलग हैं। तो बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है भाई, 17-18 लाख स्पीशीज़ अपने पास है जो रिपोर्टेड हैं, है ना। जो रिपोर्टेड नहीं उनकी बात ही नहीं हो रही, लेकिन 17-18 लाख स्पीशीज़ रिपोर्टेड हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। माइक्रोब्स की या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो पता नहीं कितनी है, जिनको अभी खोजा जाना बाकी है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इस पूरे डिफरेंसेस को जो रिप्रोडक्शन पैटर्न में पाए जाते हैं उनको दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म आपको ऐसे मिलेंगे जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? When offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction। अब यहाँ पे ये तो हम लोग जानते हैं कि जो asexual reproduction होता है यूनिपेरेंटल होता है। यहाँ पर सेल डिवीज़न माइटोसिस होता है, क्लोन का फॉर्मेशन होता है, कोई वेरिएशन नहीं आता है, फास्ट प्रोसेस होती है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो इन्होंने कहा है वो है विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। दिमाग में तो यही आता है हम लोगों के कि जहाँ गैमीट आ गए वहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन। लेकिन दूसरी बात जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए वो इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ गैमीट का बनना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, गैमीट का फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। मतलब कहने का मेल और फीमेल गैमीट जब तक आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे तो ज़ाइगोट बनेगा नहीं, और केवल गैमेट बन गया, ओनली गैमेट फॉर्म हो जाता है। और अगर उस गैमेट का फ्यूज़न या सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट ये लिखा है, ना कि ये लिखा है कि उनका फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन होता तो ये सेक्सुअल ना होकर सेक्सुअल हो जाता। तो अगर गैमीट बनता है और इससे सीधे सीधे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन हुए, तो उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जो आगे के सेक्शन में है। क्या बोलते हैं हम लोग? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कह रहा है कि द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो द इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब कहने का कि यहाँ पे टू अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल इंडिविजुअल हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म और वर्म का प्रोडक्शन करेंगे, दोनों का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न से ज़ाइगोट बनेगा और फिर न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे भी नहीं लेकिन कुछ केसेस तो मिल ही जाएंगे, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब ये कहाँ मिलेगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो बाइसेक्सुअल हो। क्या हो? बाइसेक्सुअल हो।
तो बाइसेक्सुअल जैसे आप अर्थवॉर्म में देखिए, लीच में देखिए, ठीक है, प्लांट्स में देखें तो यहाँ पे प्लांट्स के केस में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। उसी तरह से अर्थवॉर्म में टेस्टिस और ओवरी एक ही बॉडी में पाई जा रही है। हालांकि वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को या सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को प्लांट्स और एनिमल्स में पूरी कोशिश की जाती है कि रोका जाए। नहीं तो बार बार अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है या इनब्रीडिंग हो रही है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिससे न्यू कैरेक्टर्स आते नहीं और प्रॉब्लम अलग होती है। तो एक्सेप्शनल केसेस में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमेशा बाई पेरेंटल नहीं होगा, समटाइम यूनिपेरेंटल इज आल्सो इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे दिया गया है। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंटल बॉडी जो है वो एबल टू प्रोड्यूस और कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है? क्लोन बनता है। क्लोन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म या वो प्रोजेनी जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं। किसके सिमिलर होते हैं? अपने पेरेंट के, है ना, किसके? अपने पेरेंट के। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया कहाँ जाता है? ये एग्जांपल याद रखना है। ज़्यादातर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में और एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोटिस्टा और मोनेरा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न है वो बेसिकली क्या है? सेल डिवीज़न है, कि सिंपली बॉडी माइटोटिकली डिवाइड करती है और न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में अगर हम लोग देखें तो एक प्रोसेस बडिंग की है। कौन सी प्रोसेस है? बडिंग है, ठीक है। तो बडिंग में होता क्या है? जैसे ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल पे क्या हो रहा है? ये बड का फॉर्मेशन हो जा रहा है और देन क्या होगा? ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। एक न्यूक्लियस यहाँ बड में भेज दिया जा रहा है, ये बड मैच्योर होगी। मैच्योर होने के बाद क्या होगी? यहाँ से अलग हो जाएगी और दो न्यू बॉडी बन जाएंगी। तो दिस इज़ कॉल्ड बडिंग। क्योंकि ये बडिंग सरफेस पे हो रही है, सेल के सरफेस पे हो रही है, तो इस बडिंग को हम लोग एक्सोजिनस बडिंग कहते हैं। और अगर यही बडिंग विद इन द बॉडी होती, बड का फॉर्मेशन विद इन द बॉडी होता, तो इसको बोलते हैं एंडोजिनस बडिंग। तो बडिंग ईस्ट के अलावा हाइड्रा में आपको मिल जाएगा, साइकॉन में मिल जाएगा, यहाँ पे बडिंग होता है। एक और प्रोसेस यहाँ पे शो की जा रही है ईस्ट के केस में। यहाँ पर क्या हो रहा है? फिज़न हो रहा है, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? फिज़न हो रही है। यहाँ पे ये अमीबा है, तो अमीबा का सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट कर रहा है और देन न्यूक्लियस ये डिवाइड हो जा रहा है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है कि सेल डिवाइड कर जा रही है बाय द साइटोकाइनेसिस। दो डॉटर अमीबा बन जा रही हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिज़न। एक्चुअल में ये बाइनरी फिज़न है। फिज़न अलग अलग तरह का होता है। जैसे बाइनरी फिज़न में भी आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न मिल जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न है और ऑब्लिक बाइनरी फिज़न है, सिंपल बाइनरी फिज़न है। तो ये प्रोसेस जो हो रही है सिंपल बाइनरी फिज़न या इरेगुलर बाइनरी फिज़न की हो रही है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न आपको पैरामीशियम में मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न आपको यूग्लिना में मिल जाएगा और ऑब्लिक बाइनरी फिज़न आपको डाइनोफ्लैजिलेट में मिलेगा। आप इन सब के इंडिविजुअल वीडियोज़ अगर शॉर्ट में देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सबको मैंने बनाया हुआ है। हर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर चैप्टर को मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। तो आपको एक एक टॉपिक के अलग अलग शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्लोन का फॉर्मेशन होगा। एक बार जल्दी से हम लोग रिविज़न कर ले रहे हैं। क्लोन का फॉर्मेशन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो जब वेरिएशन नहीं आएगा तो कोई बेटर एडाप्टेशन नहीं होगा, है ना, कोई इवोल्यूशन के चांसेस नहीं होंगे, फास्ट प्रोसेस होगी, यूनिपेरेंटल होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग पैटर्न हैं, जैसे बडिंग है, फिज़न है और इसके अलावा भी कई सारे हैं जिनको हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस जो है दिस इज़ द स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या है? स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ये पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम में यहाँ पे एक्सटर्नल स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया। वहीं ये वाला जो एग्जाम्पल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लैमिडोमोनास एल्गी को, जहाँ पे ये स्पोर्स जो बन रहे हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो फ्लैजिला होने से ये स्पोर्स क्या होता है? मोटाइल हो जाते हैं।
तो ऐसे स्पोर्स को हम लोग जू स्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं ना, हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं, जू स्पोर। जबकि जो कोनिडिया है या ऊडिया है या स्पोरेंजियोस्पोर है, ये अप्लानोस्पोर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल स्पोर हो जाएंगे, उनको हम लोग जू स्पोर्स कहेंगे। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है जैसे कोनिडिया के केस में आप देखें तो इनको हम लोग अप्लानोस्पोर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा ये देखिए बडिंग का फिर से एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रा के अंदर ये बड का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं जेम्यूल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में है क्या, दीज आर द इंटरनल बड, ठीक है, इनको आर्क्योसाइट्स कहते हैं। ये माइक्रोपाइलर रीजन है, दिस इज़ द माइक्रोपाइल रीजन। ये क्या है, स्पिक्यूल्स हैं। तो फ्रेश वाटर स्पंज में जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है। जिम्यूल एक्चुअली इंटरनल बर्ड्स होते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दो लेयर लगी होती है, ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ स्पिक्यूल्स या स्पाइंस होते हैं। ये आर्क्योसाइट सेल जो हैं या इंटरनल बर्ड्स जो हैं ये बाहर आती हैं माइक्रोपाइलर रीजन से और जेमिनेट करके न्यू स्पंज का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये इंटरनल बर्ड का एग्जांपल है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंट और भी स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे रीजनरेशन हो गया। इसके अलावा फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस है जो बहुत सारी फिलामेंटस एल्गी में मिलती है, जैसे स्पायरोगायरा हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेन बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंट्स में और देन हर फ्रैगमेंट से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो बाइनरी फिजन की प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा बर्ड्स फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आते हैं आगे की प्रोसेस को कि जैसे ये तो जू स्पोर्स हम लोगों ने पढ़ लिए कि जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बर्ड्स का फॉर्मेशन कोनिडिया पेनिसिलियम में। एग्जांपल्स याद रखना है, जेम्यूल फ्रेश वाटर स्पंज जैसे स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है जहाँ पे जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट इज़ मेनली फाउंड इन केस ऑफ प्लांट, जहाँ पे जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, दो बार मैं बोल रहा हूँ वेजिटेटिव पार्ट्स है, वो प्रोपगेट करता है या उससे न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, वो सारे पार्ट जो रिप्रोडक्टिव नहीं है प्लांट के केस में उन्हें हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, ये क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इसलिए इनको क्या नाम देंगे, वेजिटेटिव पार्ट या सोमैटिक पार्ट। जबकि फ्लावर वाला जो स्ट्रक्चर है, फ्लावर, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टेमेन और पिस्टिल पाए जाते हैं। तो अगर रूट से, शूट से या स्टेम से या लीफ से या इसके डेरिवेटिव वाले पार्ट से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। अब रूट और शूट या स्टेम या लीफ से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको क्या नाम देते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या नाम देते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स और वेजिटेटिव यूनिट्स। एंड दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए बल्बिल्स दिया हुआ है, बल्बिल्स, ठीक है, अगेव में पाया जाता है। इसी तरह ये देखिए एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, लीफ की मार्जिन पे निकल रही हैं ब्रायोफाइलम के केस में, एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑफसेट, ठीक है, ये एक्चुअल में स्टेम है। वाटर हाइकिन क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी हम लोग कहते हैं। अभी आगे इसके बारे में दिया हुआ है पॉइंट, उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा पोटैटो ट्यूबर में आई बर्ड्स देखिए है क्या, ये एक्चुअल पोटैटो ट्यूबर क्या होता है, स्टेम होता है जिसके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है और इसकी वजह से ये स्वेलन कर जाता है। तो इस पे जो आई बर्ड्स निकलती हैं उससे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये एक तरह का एसेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह रहे हैं। इसी तरह से आप जिंजर में देखिए, यहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली नॉट बर्ड्स, यहाँ पे राइजोम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, राइजोम वाला स्ट्रक्चर जो है उन्हें ध्यान में रखना होगा।
अब आगे आते हैं इसी में, कि यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द scourge of the water bodies are about terror of Bengal or the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is a standing water. ठीक है, जहाँ पे सर्कुलेटरी वाटर नहीं है, मतलब वाटर क्या है, स्टैंडिंग है, जैसे कि पॉन्ड में हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी झील हो जहाँ पे बहुत तेज़ी से वाटर सर्कुलेट नहीं कर रहा हो, रुका हुआ हो, तो वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। एक्चुअली इनको इंपोर्ट किया गया था, ये इंडिया में नहीं पाए जाते थे, इनको बाहर से इंपोर्ट किया गया था इनकी खूबसूरत पत्तियों और फूलों के लिए। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त इन्वेसिव वीड है या प्लांट है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है पानी में, बाय द ऑफसेट से ग्रोथ करता है, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को याद रखना है कि दिस इज़ द ऑफसेट, इसी से ग्रोथ होता है, ये याद रखना है। अब आगे आते हैं फिर से, इसके अलावा नोट्स जो हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअल में ये किसका मॉडिफिकेशन, दिस इज़ मॉडिफाइड स्टेम। तो नोट से भी न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, जैसे मेज़ में आप देख लीजिए, शुगर केन में देखिए, यहाँ पे नोट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पैटर्न है, और कुल मिला कर ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और सीधे सीधे न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि दिस इज इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ईदर बाय सेम इंडिविजुअल। ठीक है, अभी ये बात जो मैंने शुरू में बोली थी कि सेम इंडिविजुअल मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो सकता है, मतलब कहने का जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है, यूनिपेरेंटल कंडीशन जिसे कहा जाए, और या ऐसा भी हो सकता है बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, मेल फीमेल अलग होंगे। देन दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में बेसिकली है क्या, एक तो पहला गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इन दोनों गैमीट का फ्यूज़न हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट आगे चलकर न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर दे रहा है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन। केवल गैमीट बनना ही सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि गैमीट का फ्यूज़न भी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है, स्लो प्रोसेस होती है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब वजह क्या है, वजह ये है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में पहले तो दोनों गैमीट का सेम टाइम पे रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरह के जो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, टेस्टिस है या ओवरी है एनिमल के केस में, तो उनका मैचुरेशन टाइम भी सेम होना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, जो कि कंपेयर टू माइटोसिस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन रखता है। इसके अलावा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन चांस पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो जाए। सिंक्रोनी होने के बावजूद कि गैमीट अगर सेम टाइम पे बन रहे हैं, तब भी ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन आने की वजह क्या है, मियोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है। कहाँ हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है। तो अगर मियोसिस हो रहा है तो प्रोफेज फर्स्ट भी होगा, और प्रोफेज फर्स्ट होगा तो लेप्टोटीन स्टेज आएगी, जाइगोटीन स्टेज आएगी, और फिर पैकिटीन स्टेज आती है। और पैकिटीन स्टेज में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, और अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, न्यू टाइप ऑफ कम्बिनेशन आएंगे।
जब न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वेरिएशन पक्का है कि मिलेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा कहाँ पे? लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म तक आपको ये प्रोसेस मिल जाती है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही या एनिमल्स के अंदर ही ये प्रोसेस मिले। भाई प्लांट्स में फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हों, चाहे वो टेडोफाइट्स हों, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो। ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ना, लेकिन इनमें भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। हर इंडिविजुअल चाहता है या नेचर उसको इतनी फैसिलिटी देती है कि आप बेहतर से बेहतर फीचर्स लेके आइए। अब बेहतर से बेहतर फीचर्स कहाँ से आ रहा है? बाय द सेक्सुअल प्रोडक्शन। क्यों सेक्सुअल प्रोडक्शन से? बार बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि वहाँ पे मियोसिस होता है, और मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेरिएशन आता कहाँ से, तो आप बताओगे कि ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में भी आपको बताना होगा कहाँ पर हो रहा है, पैकेटीन सब स्टेज में हो रहा है। प्रोफेज फर्स्ट किसका? मियोसिस फर्स्ट का। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे आते हैं इसमें। अब यहाँ पे दो फेज़ की बात की जा रही है, एक तो जुवेनाइल फेज़ है और एक दिया हुआ वेजिटेटिव फेज़। तो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज़ क्या? जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जो अर्ली स्टेज होती है, यानी बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली जो स्टेज होती है, उस स्टेज को जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। जुवेनाइल फेज़ हम लोग एनिमल्स के केस में यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, ये वर्ड हम लोग एनिमल के फेज़ में यूज़ करते हैं केस में, और वेजिटेटिव फेज़ हम लोग प्लांट के केस में यूज़ करते हैं। इसके बाद की जो स्टेज होती है, यानी जुवेनाइल फेज़ के बाद की जो स्टेज होती है वो होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज, देन होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। तो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज़ के बाद की जो प्रोसेस है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज़ कह रहे हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे प्लांट के केस में आप देखिए तो एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसे हम लोग फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, फ्लावर अगर प्रोड्यूस हो गए हैं तो ये समझ में आता है कि दिस इज़ द ब्रीडिंग टाइम। अब ऐसा नहीं है कि फ्लावर सारे ही प्लांट में एक ही टाइम पर आएंगे, अलग अलग प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फ्लावरिंग पीरियड या सीजनल वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब फ्लावर्स आ जाएंगे तो उसके बाद की प्रोसेस जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है, मतलब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद की सारी कहानी होगी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बड़ा अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न शो करते हैं। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे हर साल आपको फ्लावरिंग मिलेगी, कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे पूरे साल आपको फ्लावरिंग मिल सकती है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे सैकड़ों सालों में या 10-12 सालों में फ्लावरिंग पैटर्न एक बार देखने के लिए मिले। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये हमेशा पूछता भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमेशा नहीं कह सकते लेकिन बहुत पूछता है कि अगर आप बैम्बू स्पीशीज़ में देखें, कुछ बैम्बू स्पीशीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फ्लावरिंग जो होती है 50 से 100 सालों में एक बार होती है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन पैटर्न आप कह सकते हैं वहाँ पे 50 से 100 साल में एक बार होगा। और आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स दे आर डाई। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना का, जिसको हिंदी में नीला कुरंजी कहते हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। तो लास्ट टाइम ऑफ फ्लावरिंग जो दी हुई है इसमें सितंबर अक्टूबर 2006, तो अगर इसमें 12 साल और जोड़ दें तो ये हो जाएगी सितंबर अक्टूबर 2018, और फिर जो नेक्स्ट होने वाली होगी वो होगी सितंबर अक्टूबर 2030। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। और स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जो है ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर ग्रो करता है। हर 12 साल में बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिनका वर्क चल रहा होता है इस तरह के अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न पे, वो भी इसको ऑब्जर्वेशन करने आते हैं। अब एनिमल्स के केस में तो आपको इस तरह का कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा, फ्लावर नहीं बन रहे, लेकिन एनिमल्स में भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो ये मार्क करते हैं कि भाई
जुवेनाइल फेज़ ओवर हो चुका है और रिप्रोडक्टिव फेज़ आ गया है ना। आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुके हो, अब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे अगर हम मैमल्स के केस में देखें तो मैमल्स के केस में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो रेगुलर ब्रीडिंग करते हैं, उनको हम लोग कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। इसके अलावा नॉन मैमल्स को भी अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कॉन्टीन्यूअस ब्रीडिंग करते हैं, वहाँ कोई सेलेक्टेड टाइम नहीं होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो लगातार ब्रीडिंग करते हैं उनको कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कि एक बार रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गए तो वो कॉन्टीन्यूअसली क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी फीमेल के साथ एक कंडीशन है कि 45 to 50 ईयर्स के बाद वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है और कोई और गैमेट वहाँ पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हालांकि ह्यूमन मेल के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई सेलेक्टेड टाइम नहीं है कि इतने समय तक ही गैमेट बनेंगे, तो उनको कॉन्टिन्यूस ब्रीडर की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं सीजनल ब्रीडर वो होंगे जो एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर ब्रीड करेंगे। तो जो ब्रीडिंग होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर साइकिल चल रही है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है ये आपको फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स में दिखेगी, और इसमें चेंजेस क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ द ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है उसमें चेंजेस कहाँ मिलते हैं, एक तो ओवरी में जो मेन गोनेडियल स्ट्रक्चर है फीमेल में, और फीमेल वर्ड यूज़ हो रहा है ना कि मेल, ध्यान रखना है। अगर सवाल ये आ जाता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या मेल में चलती है, तो आपका जवाब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे प्लेसेंटल मैमल्स फीमेल की बात की जा रही है, वर्ड फीमेल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं, जो एसेसरी डक्ट्स हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब है या यूट्रस है, वहाँ पर आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो या दूसरे कोई हार्मोन्स पाए जा रहे हैं, तो उनमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, उनका लेवल अप और डाउन हो सकता है। तो अगर ये रिप्रोडक्टिव साइक्लिकल चेंजेस आपको नॉन प्राइमेट में दिख रहे हैं, जैसे कि काऊ हो गया, शिप हो गया, रैट हो गया, डियर है, डॉग्स हैं, टाइगर है, या इसके अलावा दूसरे एनिमल्स हैं जो नॉन प्राइमेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल या ओएस्ट्रस साइकिल बोलेंगे। हीट फेज भी यूज़ होता है इसके लिए। वहीं अगर सेम रिप्रोडक्टिव साइकिल आपको प्राइमेट्स में मिल रही है, जैसे मंकी हैं, एप हैं और ह्यूमंस हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस ब्रीडर और देन सीजनल ब्रीडर के ऊपर भी दिया गया। तो सीजनल ब्रीडर जो कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे। आर्टिफिशियली आप ज़बरदस्ती रिप्रोड्यूस करा दें तो वो एक अलग बात है, बट इन नेचुरल कंडीशन अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा। और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर वो होंगे जो हमेशा ब्रीड करते हैं। तो अब रिप्रोडक्टिव फेज़ जब ओवर हो जाती है तो उसके बाद आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़, और देन सेनेसेंस और अल्टीमेटली डेथ। तो पूरे लाइफ स्पैन के अलग अलग फेजेज़ हो गए कि एक बर्थ हो गई, देन वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज़ हो गई, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज़ हो गई, देन उसके बाद आपको रिप्रोडक्टिव फेज़ दिख रही है, देन सेनेसेंस वाली या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ दिख रही है, और अल्टीमेटली क्या हो रही है, डेथ हो जा रही है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं। तो व्हाट आर द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड की जा रही है पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए, पूरी प्रोसेस को। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, एक क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये 3 इवेंट्स आएंगे जिनके
अंदर हम लोग पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो सारी प्रोसेस, वो सारी स्ट्रक्चर्स जो बिफोर फर्टिलाइजेशन आपको विजिबल हो रहे हैं, और वो सारी प्रोसेस जो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रही हैं। इसमें एक तो गैमेटोजेनेसिस है, दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र है। कि एक प्रोसेस कौन सी है इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में? गैमेटोजेनेसिस, और दूसरी क्या है? गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस। कैसे गैमेट बनना? गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। कुछ केसेस में अगर देखें, इन सम एल्गी द गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस that it is not possible to categorize them into male and female gamete। जैसे यहाँ पे देखिए क्लैमाइडोमोनास में भी होता है, इसके अलावा क्लेडोफोरा एल्गी का दिया हुआ है कि यहाँ पे आप मेल और फीमेल गैमेट कौन सा है आप क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं तो इस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं आइसोगैमेट या होमोगैमेट। वहीं अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं, जैसे ये एग्जांपल ध्यान रखना है, फ्यूकस, यहाँ पे ये मेल गैमेट हो गया और ये कौन सा है? फीमेल गैमेट। इस ह्यूमन में देखें तो ये कौन सा गैमेट? मेल गैमेट स्पर्म हो गया, और ये कौन सा है? फीमेल ओवम हो गया। तो ये दोनों ही केस में आप देखें तो मेल गैमेट स्मॉल है, मोटाइल है, जबकि फीमेल गैमेट जो है जिसे ओवम कहा जा रहा है ये लार्ज है, स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। तो इस तरह के गैमेट्स की अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो टर्म यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमेट। तो फ्यूकस इज़ द ब्राउन एल्गी याद रखना है, और इसमें हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है, मतलब ऊगैमस वाली कंडीशन है। ऊगैमी क्या होती है? क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, फंगस वाले में भी और एल्गी वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा टॉपिक्स में, कि जो एनाइसोगैमेट होते हैं वहाँ पर मेल गैमेट स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो होमोगैमेट या आइसोगैमेट जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, वही हेट्रोगैमेट क्या बोला जा रहा है? जो डिफरेंट टाइप के होंगे, मेल फीमेल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होंगे। मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहा जा सकता है, वहीं फीमेल गैमेट को एग या ओवम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली है क्या। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ये बात बोली जा रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि गैमीट इन्वॉल्व हों और दोनों अलग अलग इंडिविजुअल से आएँ। फिर से उसी बात को बोला जा रहा है कि कई सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कहाँ होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर। तो जब ओरिजिन ऑफ सेक्स हो रही थी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, तो ये हमेशा से नहीं होता था कि मेल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग एग्जिस्ट हुए उसी टाइम पर। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद मेल और फीमेल में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मेल इंडिविजुअल अलग हुआ, फीमेल इंडिविजुअल अलग हुआ। अब बहुत सारे एग्जांपल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे देखिए प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट एट, जिसे बाइसेक्सुअल कंडीशन कह रहे हैं, और ऑन डिफरेंट प्लांट जिसे यूनिसेक्सुअल कंडीशन कह रहे हैं। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोएशियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, and heterothalic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition. In flowering plant, the unisexual male flower is called staminate, bearing stamen, while the female is pistillate bearing pistil. तो अगर मोनोएशियस कंडीशन है
तो सेम इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। बाइसेक्सुअल कंडीशन या होमोथैलिक कंडीशन है कि एक ही थैलस है और उसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल। और हेट्रोथैलिक का मतलब, थैलस मतलब एग्जैक्टली होता है क्या है ना, थैलस मतलब बॉडी होती है, थैलस मतलब बॉडी होती है, ठीक है। तो एक ही बॉडी में अगर दोनों पाए जा रहे हैं तो वो मोनोइसियस सिचुएशन है। लेकिन डायोइसियस कंडीशन क्या है, डायोइसियस में कहा जा रहा है हेट्रोथैलिक है कि दो डिफरेंट बॉडी हैं, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, या मेल इंडिविजुअल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। और मेल बॉडी जो होगी उसमें मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगी। फीमेल बॉडी जो होगी वहाँ फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और वो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगी। फॉर एग्जांपल प्लांट के केस में जो मेल फ्लावर होगा सिर्फ मेल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा, वहाँ पे स्टेमन होंगे, ठीक है। स्टेमन से क्या प्रोड्यूस होता है, पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं। वहीं फीमेल फ्लावर जो होगा वहाँ पे केवल क्या होगा, पिस्टिल होगा। तो ऐसे फ्लावर को पिस्टिलेट बोलेंगे, और जहाँ केवल स्टेमन प्रेजेंट हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट बोलेंगे। तो पिस्टिलेट फ्लावर वो हैं जिनमें कार्पल या पिस्टिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है। तो पिस्टिल में क्या प्रेजेंट होता है, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपको मिलता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट होता है। आगे लिखा हुआ है, इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल मोनोइशियस और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डायोसियस। सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोइशियस प्लांट्स आर द कुकुरबिट्स एंड द कोकोनट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोइशियस कंडीशन। वही डायोसियस का क्या है, पपाया है, इसके अलावा डेट पाम जिसको हिंदी में हम लोग खजूर भी कहते हैं, पपाया पपीता हो गया। तो यहाँ मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर पाया जाएगा जिसे हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। वहीं फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर सिर्फ प्रेजेंट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होगा। एनिमल्स के केस में भी आपको इसी तरह की सिचुएशन मिलेगी। यहाँ पे बाइसेक्सुअल कंडीशन यूज़ हो रहा है, टर्म यूज़ हो रहा है, ना कि मोनोइशियस, कि एक ही एनिमल में मेल और फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ अर्थवर्म, लीच है, स्पॉन्ज हैं। और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन क्या है, जहाँ पर ये मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है सेम बॉडी में पाया जा रहा है। इसी भी हम लोग हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज़ करते हैं कि टेपवर्म एंड लीच आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल दैट पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। कॉकरोच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल। अब ज़रूरी नहीं कॉकरोच, इसके अलावा भी ज़्यादातर एनिमल्स के केस में आप देखें तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी। और टर्म बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही हुआ। आगे आते हैं, सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीज़न होगा, तो अब भैया ये डिपेंड करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी क्या है। अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा, है ना, माइटोसिस होगा। और अगर डिप्लॉयड बॉडी है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, मियोसिस होगा। क्यों, क्योंकि गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो अगर बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो मियोसिस चलाना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ सेल डिवीज़न कौन सा होगा, माइटोसिस। और अगर बॉडी डिप्लॉयड है तो वहाँ पे सेल डिवीज़न कौन सा चलेगा, मियोसिस चलेगा। तो क्या लिखा है, गैमेट्स इन ऑल द हेट्रोगैमेट स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दो द पेरेंट बॉडी, the parent plant body from which they are arise may be either haploid or diploid। तो अभी वही बात मैं कह रहा था कि अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो गैमेट का जो प्रोडक्शन होगा माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू होगा, ये याद रखना है। और आगे क्या लिखा, डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा माइटोसिस ही होगा चाहे गैमेट फॉर्मेशन ही हो रहा हो, यहाँ मियोसिस होगा। लेकिन यहाँ पे मियोसिस जो होगा वो जाइगोट के अंदर होगा, ठीक है। कहाँ होगा, जाइगोट में, अगर हैप्लॉइड बॉडी है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 11 में ही है। बहुत सारी चीज़ें क्लास 11 से यहाँ रिलेट कर रही हैं, पूरा चैप्टर ही, सारे चैप्टर रिलेट करते हैं। इसी तरह से सिलेबस ही डिज़ाइन होता है।
तो वहाँ पे मियोसिस कहाँ होगा, जाइगोट के अंदर होगा। इस तरह की मियोसिस को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, और जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होंगे, फिर से जर्मिनेट करके न्यू हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये याद रखना है कि पक्का 100% श्योर नहीं कि मियोसिस कभी होगा ही नहीं, होता है। कहाँ होता है, जाइगोट में होता है। अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है तो मियोसिस होना ही होना है, चाहे वो स्पोर में हो, स्पोरिक मियोसिस की प्रोसेस हो फ्लावरिंग प्लांट में, चाहे वो जाइगोट में हो, जाइगोटिक मियोसिस जैसे एल्गी है, फंजाई के केस में देखा जाए, ठीक है। और गैमेटिक मियोसिस जो हायर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, गैमेट फॉर्मेशन में। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो याद रखना है कहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मोनेरा में, फंजाई में, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, या जिसे हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो डिप्लॉयड बॉडी क्या बनाएगी, हैप्लॉयड गैमेट बनाएगी। तो ये रट्टा याद रखना है कि अगर डिप्लॉयड बॉडी है तो सेल डिवीज़न मियोसिस होगा, और अगर मेन बॉडी हैप्लॉयड है तो सेल डिवीज़न माइटोसिस होगा। तो वहाँ मियोसिस कहाँ होगा, वहाँ मियोसिस होगा जाइगोट के अंदर। और डिप्लॉयड बॉडी है तो वहाँ मियोसिस सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होगा, जाइगोट में माइटोसिस की प्रोसेस होगी। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स और गैमीट मदर सेल undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosome are present in the gametic cell. यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के और यूनिसेक्सुअल के भी। जैसे यहाँ पे आप देखिए अर्थवॉर्म का एग्जांपल है, यहाँ ओवरी भी प्रेजेंट है और टेस्टिस भी प्रेजेंट है। तो ये बाइसेक्सुअल सेम इंडिविजुअल है और दोनों ही स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए उगोनियम भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये भी एग्जांपल किसका है, बाइसेक्सुअलिटी का है। ये किसका है, कारा का है, कारा इज़ द एल्गी। इसके अलावा आप ये ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल है कि आर्चिगोनियोपोर और एंथ्रीडियोपोर। एंथ्रीडियोपोर क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोचोइड, और आर्चिगोनियम रिप्रेजेंट करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। तो ये फीमेल थैलस हो गया, ये मेल थैलस हो गया, मतलब मेल बॉडी हो गई, ये फीमेल बॉडी हो गई। मार्केंशिया का एग्जाम्पल है जो कि ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो का दिया गया है कि स्टेमेन और पिस्टिल एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, या कार्पिल जो है एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल कंडीशन। कॉकरोच का देखिए यहाँ यूनिसेक्सुअल कंडीशन है कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, मेल में टेस्टिस प्रेजेंट है और फीमेल में ओवरी, एक ही इंडिविजुअल में दोनों नहीं पाए जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होगा या बाईपेरेंटल होगा। ज़्यादातर केस में तो बाईपेरेंटल होता है। मियोसाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मियोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जिन्हें हम लोग गैमेट मदर सेल कह रहे हैं, और जब ये रिप्रोड्यूस करती हैं, रिप्रोड्यूस वर्ड ना यूज़ करके, जब ये डिवाइड करती हैं, मियोसिस सेल डिवीज़न करती हैं, तो हैप्लॉइड गैमेट का प्रोडक्शन करती हैं। तो मियोसाइट सेल्स कैसी सेल हुई, वो सेल जो गैमेट बनाती हैं, इधर चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, डिप्लॉयड, जैसे ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ है 46। तो जो गैमीट बनेंगे मियोसाइट्स के डिवीज़न के बाद, मियोसिस सेल डिवीज़न के बाद, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 23। उसी तरह से हाउस फ्लाई में 12 दिया हुआ है मियोसाइट्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। रैट में 21 यहाँ पे दिया हुआ है गैमीट के अंदर, तो इसका जस्ट डबल यहाँ पे पाया जाएगा मियोसाइट्स में, 42। तो इसी तरह से अलग अलग एग्जांपल्स होंगे। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स आपको नोट करके रखने होंगे। एक तो फ्रूट फ्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसे याद रखना है, ये बहुत आगे जेनेटिक्स में पढ़ना है। इसके अलावा पाइसम सटाइवम, मटर का इसमें नहीं दिया हुआ है पी का, तो वहाँ पर क्या होता है, मियोसाइट्स में 14 सेल होती हैं, और जो गैमीट बनते हैं वहाँ पे 7 सेल होंगी। मियोसाइट्स जो होंगी उनमें 14 क्रोमोसोम होगा, सेल नहीं, 14 क्रोमोसोम होगा, और जो गैमीट्स बनेंगे वहाँ पे 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो मियोसाइट्स are the diploid gamete mother cell which after meiosis cell division producing haploid gamete, either male or female gamete। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र क्या है, तो डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन का साइट क्या है।
अगर रिप्रोडक्शन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो गैमीट ट्रांसफ़र होगा इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी फीमेल बॉडी के अंदर होगा, वहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है। और अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब कहने का इन एक्वेटिक मीडियम वाटर में, तो गैमीट्स जो हैं वो वाटर में रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन दोनों की अपनी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। हालांकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिसएडवांटेज बहुत कम है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिसएडवांटेज हैं। जैसे अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे सिंक्रोनी होना ज़रूरी है, सिंक्रोनी ऑफ गैमेट रिलीज़, मतलब मेल और फीमेल गैमेट एक ही समय पे रिलीज़ हों, लार्ज नंबर पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा। तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। आगे लिखा इन ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज़ स्टेशनरी, मतलब नॉन मोटाइल होता है। एक्सेप्शंस आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी विच बोथ टाइप्स ऑफ आर मोटाइल, मतलब कुछ फंगाई और एल्गी में देखा जाए तो दोनों ही गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। जैसे भी शुरू में हम लोगों ने क्लेडोफेरा का एग्जांपल देखा था, वहाँ पे होमोगैमेट वाली कंडीशन थी और दोनों ही मोटाइल थे गैमेट। देयर इज़ अ नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव इन सेवरल सिंपल प्लांट्स like algae, bryophytes and pteridophyte. Water is the medium through which this gamete transfer takes place. तो water medium है जिसके थ्रू मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट however fail to reach the female gamete. To compensate this loss of the male gamete during transport, the number of male gamete produced in several thousand times the number of female gamete are produced. तो कहने का मतलब क्या है, जितना फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपेयर में हज़ारों गुना ज़्यादा, सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट के दौरान लॉस होता है, अब वाटर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो प्रीडेटरी एनिमल हो सकता है उस मेल गैमेट को खा जाएं, या ये ऐसा हो सकता है कि वाटर करंट बहुत फास्ट हो या बहुत स्लो हो तो उसमें भी गैमेट का ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे गैमेट डैमेज कर जाएंगे। भाई गैमेट जो है उसका भी तो अपना एक सिलेक्टेड लाइफ स्पैन होता है। जैसे ही वो बॉडी से रिलीज़ हो रहा है तो उसका 24 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, मतलब एक सिलेक्टेड लाइफ स्पैन होगा। अगर उस लाइफ स्पैन के दौरान वो फीमेल गैमेट को अप्रोच कर लेता है, पहुंच जाता है वहाँ तक, तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है। आगे क्या लिखा हुआ है, इन सीड प्लांट्स, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। पोलन ग्रेन्स आर कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस in anthers therefore have to transfer to the stigma before it can lead to fertilization. तो pollen grain का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, बाय द पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और pollen grain के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। फॉर एग्जांपल पीज, पी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। pollen grain soon after they are shed come in contact with the stigma, but in cross pollinating plants including dioecious plant, for example papaya हो गया, डेड पाम हो गया, यहाँ पे pollination ऐसे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे this is facilitate transfer of pollen grain to the stigma। pollinators जो होंगे यानी एनिमल्स, वो ट्रांसफ़र करने में मदद करेंगे। pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gametes near the egg. In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of the gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization. तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल गैमेट का जो अप्रोच हो वो सही समय पर होना चाहिए। अगर टाइम एक्सटेंड कर रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, अब आते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन पे। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज़ द फ्यूज़न
ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, सिनगैमी। प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई, ज़ाइगोट बनेगा। ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन हेयर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्ट्स, याद रखना है, हनीबीज मेल एंड सम लिजार्ड बर्ड्स, जो फीमेल गैमेट है वो अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसे मैंने शुरू में बताया था कि दिस इज द पैटर्न ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, जहाँ गैमेट तो बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वो सीधे सीधे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये स्नेक में, लिजार्ड में, रॉक लिजार्ड जिसे कहते हैं, इसके अलावा टिफ्लिना, TYPHLINA, टेफ्लिना, जो स्मॉल इंडियन स्नेक है, यहाँ पे भी पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। तो पार्थेनोजेनेसिस में ध्यान रखना है कि फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे सीधे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है। हनी बी में अगर मेल हनी बी की बात करें, जिसे ड्रोन्स कहते हैं, तो वो भी अनफर्टिलाइज ओवम या अनफर्टिलाइज एग से सीधे सीधे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं। हालांकि क्वीन और वर्कर भी जो होती है, जो कि फीमेल होती हैं, वो फर्टिलाइज एग से डेवलप होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, ये एक्सेप्शनल केसेस है कि पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा नहीं हो रहा है। अब सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो डिपेंड करता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो वाटरी मीडियम में हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेट सिंक्रोनी चाहिए बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम, मतलब वाटर में है, टू इन्हांस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। अब आपको कहाँ मिलेगा, ये बोनी फिशेज़ में, फ्रॉक्स में बहुत लार्ज नंबर में गैमेट्स मिलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटिंग टू देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। तो जैसे ज़ाइगोट बनता है और फिर लार्वा या उससे हायर स्टेज आती है, तो प्रीडेटर जिसे कहते हैं ना, इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन का टाइम है या ब्रीडिंग का टाइम है, वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि एग से जैसे डेवलपमेंट होगा वो उनको मार देते हैं और खा जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज है, ये नेचर ने बनाई हुई प्रोसेस है। वो उनका खाना है तो उन्हें खा जाएंगे। तो ये उस ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। In many terrestrial organisms belonging to the fungi, higher animals, reptiles, birds, mammals, including human beings, majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm और angiosperm, यहाँ पे सिनगैमी कहाँ होती है, इनसाइड द बॉडी हो रही है। कहाँ हो रही है, इनसाइड द बॉडी हो रही है। तो कहने का मतलब प्रोसेस कौन सी हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो एक फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। In organism exhibiting internal fertilization, male gamete is motile, has to reach egg order to fuse with it. In this, even though the number of sperms produced is very large, यानी मेल गैमेट तो बहुत ज़्यादा बनेगा, लेकिन फीमेल गैमेट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या उसके कंपेयर में बहुत कम बनेंगे इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड। तो मेल गैमेट भले ही ज़्यादा बने, लेकिन फीमेल गैमेट क्या होंगे, कम से कम बनेंगे। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब। तो जो पोलन ग्रेन है, जब वो जर्मिनेट करता है, उसकी वेजिटेटिव सेल जब जर्मिनेट करती है, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। तो वो पोलन ट्यूब के सहारे एंटर करता है ओव्यूल में, जहाँ पर आगे चल के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इन द एम्ब्रियो सैक, जिसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। लिखा है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो ज़ाइगोट। ज़ाइगोट क्या है, formation of the diploid zygote is a universal in all sexually reproducing organism. In organism with external fertilization, zygote is formed external medium, usually in water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of organism. Inside the body of organism मतलब फीमेल बॉडी। बाइसेक्सुअल कंडीशन में आप मेल फीमेल नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल सिचुएशन है तो वहाँ फीमेल बॉडी के अंदर
ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म has and the environment it is exposed to. In organism belonging to the fungi, algae, zygote develop a thick wall that is resist to desiccation and damage. तो zygote एल्गी या फंजाई में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बन रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, एक वॉल या एक लेयर बन जाती है। ये प्रोटेक्ट करती है एडवर्स कंडीशन से। तो ज़ायगोट फ़ौरन जर्मिनेट नहीं करता है, कुछ टाइम तक रेस्ट करेगा, जैसे ही लगेगा कंडीशन बेस्ट है तो वो जर्मिनेशन शुरू कर देता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जो बात अभी मैंने पहले ही बोली। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज़ायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, जिसे हम लोग ज़ायगोटिक मियोसिस कहते हैं। कहाँ पाया जा रहा है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। कुछ एल्गी हैं, फंजाई हैं, यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा। मोनेरन्स हैं दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको पैटर्न मिल जाएगा। ज़ायगोट इज़ द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन beings begin life as a cell, the zygote। तो जितने भी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? सिंगल सेल्ड स्टेज से, जिसे ज़ायगोट कहते हैं। तो ज़ायगोट इंश्योर करता है कंटिन्यूटी बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो व्हाट इज़ द ज़ायगोट? ज़ायगोट इज़ द फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज ओवम, या इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम लोग ये बोल सकते हैं। ये फर्टिलाइज मेल गैमेटा नहीं होगा, ये याद रखना है, फीमेल वर्ड यूज़ होगा कि फर्टिलाइज एग या ओवम को ही हम लोग ज़ायगोट कहते हैं, ना कि फर्टिलाइज स्पर्म को या एंथ्रोजॉइड को कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस, कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। तो ज़ायगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होना ही एम्ब्रियोजेनेसिस है, और फिर एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट refers to the process of development of embryo from the zygote, है ना। zygote का एम्ब्रियो में कन्वर्जन होना या डेवलपमेंट होना ही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ज़ायगोट अंडरगोज सेल डिवीज़न। कौन सा सेल डिवीज़न? माइटोसिस। लेकिन हायर एनिमल्स के केस में याद रखना है कि जो माइटोसिस हो रहा है वो स्पेशल टाइप हो रहा है, उसको क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है और साइज ऑफ सेल डिक्रीज करता है, ये याद रखना है। क्लीवेज एक तरह का माइटोसिस सेल डिवीज़न है जहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा बट साइज ऑफ सेल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? सेल डिफरेंशिएशन। वाइल सेल डिवीज़न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल in the developing embryo, the cell differentials help group of the cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organs form an organism. Animals are categorized into oviparous and viviparous। तो oviparous वो होंगे जो एग लेइंग करते हैं, अब वो एग फर्टिलाइज एग हो या अनफर्टिलाइज एग हो, ये याद रखना। अब हमेशा दिमाग में ये लेके नहीं चलना है कि भाई फर्टिलाइज एग का जो प्रोडक्शन करते हैं, ले करते हैं, उनको ही ओवीपैरस कहते हैं। भाई अनफर्टिलाइज एग अगर ले कर रहा है तो वो भी ओवीपैरस एनिमल होगा। विवीपैरस वो होते हैं जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ कर रहे हैं, है ना, बर्थ टू यंग वंस। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ओवोविवीपैरस कहते हैं। ओवोविवीपैरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी नहीं होता है, मतलब एग लेइंग नहीं कर रहे हैं ये। यहाँ ओवा रिटेन करता है इनसाइड द फीमेल बॉडी और उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन किसी तरह के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, कि मेन बॉडी जो है ह्यूमन के अंदर अगर देखा जाए तो वो फीमेल से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है एम्ब्रियो का थ्रू द प्लेसेंटा। लेकिन जो ओवोविवीपैरस एनिमल है वहाँ मेन बॉडी जो फीमेल की है वहाँ पर न्यूट्रिशन थ्रू द प्लेसेंटा नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, नो प्लेसेंटा फॉर्म। तो एग का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है, देन यंग वन का प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे एनिमल्स को ओवोविवीपैरस कहते हैं। आगे आते हैं।
The fertilized egg covered by the hard calcareous shells are laid in safe place in the environment. After a period of incubation, young one hatch out. On the other hand, in viviparous animals, majority of mammals including human beings, the zygote develop into a young one inside the body of female organism. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organism. तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि अगर डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होगा तो जाहिर सी बात है सर्वाइवल ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटर पेरेंटल केयर होगा। एक्सटर्नल अगर डेवलपमेंट हो रहा है ओविपेरस के कंडीशन में देखा जाए तो वहाँ पे वो एक्सपोज करेंगे सराउंडिंग मीडियम, एडवर्स कंडीशन तो है ही है, इसके अलावा प्रेडेटरी एनिमल्स से भी उनको हमेशा खतरा बना रहेगा। इंटरनल के केस में ऐसा नहीं होगा अगर विविपेरस है। ओवो विविपेरस के एग्जांपल मैं बताना भूल गया, जैसे रेटल स्नेक है, इसके अलावा शार्क है, वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ओवो विविपेरस की होती है। आगे देखते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल्स एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर्स वाइदर एंड फॉल ऑफ। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड। तो डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर के स्ट्रक्चर होते हैं जैसे सेपल पेटल्स और स्टेमन, ये वाइदर कर जाते हैं या गिर जाते हैं सूखकर। लेकिन कुछ केस में आपको सेपल्स परसिस्ट करेगा, मिलेगा, जैसे कि ब्रिंजल में आप देखिए जिसका हरा वाला पार्ट होता है ऊपर, इसके अलावा टोमेटो में आप देखिए जो हरा वाला पार्ट होता है वो सेपल है एक्चुअल में, फर्टिलाइजेशन के बाद परसिस्ट करता है। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, पिस्टिल अटैच रहता है। द zygote develop into embryo, ovule develop into seed, and the ovary develop into fruit, which develops a thick wall called pericarp that is protective in function. After dispersal, seed germination under favorable condition to produce new plant. तो आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, जो ज़ाइगोट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ज़ाइगोट कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, एम्ब्रियो में। ओवरी कन्वर्ट हो जा रही है किस में, फ्रूट में। ओवरी वॉल जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है किस में, फ्रूट वॉल में, जिसे पेरिकार्प कह रहे हैं। ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, सीड में। ओव्यूल का जो इंट्यूगमेंट है, ठीक है, ओव्यूल वॉल जो है जिसे इंट्यूगमेंट कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, सीड कोट में। तो ये पहला चैप्टर ओवर हो गया आज हम लोगों का। कई जगह मिस्टेक्स भी रही हैं, बोलने में भी हुई है, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ तो कई जगह कन्फ्यूज़न भी रही है। तो इसको देखिएगा, अगर कोई अपडेट होगी तो ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिएगा कमेंट में, कोई गलती हुई होगी तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एकदम सही पढ़ा दिया जाए। और आप अगर इसको क्विक रिवाइज़ करना चाहते हैं तो मेरा इस चैप्टर का पूरा शॉर्ट वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के शॉर्ट वीडियोज़ बना दूँ ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर, कोई टॉपिक आप सेलेक्ट करना चाहते हो, उसको पढ़ना चाहते हो, सिर्फ उस टॉपिक को जाके 1 मिनट के अंदर पढ़ लो, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में आप क्विक रिवाइज़ कर लो। कोई ज़रूरत नहीं कि 1 घंटे का आप लेक्चर देखो। हाँ, पूरा शुरू से अगर आप पढ़ना है तो आप इस तरह के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ को। बट हर चैप्टर से रिलेटेड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियोज़ बना दूँ जितना जल्दी हो सके। तो सपोर्ट बनाए रखिए, आप ही लोगों के सपोर्ट से हमारे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।